हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। अपना आज का बैंकिंग का टेस्ट डिस्कस करते हैं। आज से हमने बैंकिंग के PO2 के टेस्ट स्टार्ट किए हैं। तो PO2 वाला अपना फर्स्ट टेस्ट जो है उसको डिस्कस करते हैं। आपको पहले भी बताया क्लासेस में कि PO1 वाले जो टेस्ट हैं वो ओल्ड पैटर्न पे चलते हैं। PO2 वाले टेस्ट जो हैं अपने वो चलते हैं न्यू पैटर्न पे, जो नए टाइप के पैटर्न्स अभी आ रहे हैं। और जो PO3 वाले टेस्ट हैं वो टेस्ट आपके चलते हैं जो मेंस का पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज से हमने PO2 वाला स्टार्ट किया था, तो PO2 का आज अपना फर्स्ट टेस्ट था, उसको डिस्कस करते हैं। रोज़ की तरह आज भी टेस्ट का लिंक गिवन है। उस लिंक से जिन्होंने टेस्ट ना किया हो, टेस्ट को डाउनलोड करके आप पहले टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकते हैं। आज का जो टेस्ट था इसके PO2 AAKN PO2 वाला टेस्ट के अंदर टेस्ट ओवरऑल देखा जाए तो आई मे से कि इट वाज नॉट दैट मच इजी, बट स्टिल गेटिंग अ स्कोर ऑफ 10 प्लस वाज वेरी मच इजी। आउट ऑफ 30 अगर 10 का स्कोर करना हो, 10 प्लस का स्कोर करना हो, तो दैट वाज वेरी मच इजी। आज के टेस्ट में जो पैसेज था दैट वाज अ वेरी वेरी गुड पैसेज, बिकॉज द क्वेश्चंस वर नॉट डायरेक्ट क्वेश्चंस। पैसेज और क्वेश्चंस, पैसेज की लैंग्वेज वाज लिटिल बिट डिफिकल्ट, एंड आई विल से द क्वेश्चंस वर even more difficult. So today we are going to discuss that passage only. If you have not attempted the passage, you first attempt the passage and then only watch this video. Okay, so let us start the passage. And many a times I have already told you all कि जब भी हम पैसेज को करते हैं, जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम पैसेज को डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बट आई सजेस्ट कि बिफोर गोइंग ऑन टू द पैसेज वी शुड फर्स्ट रीड आउट द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है कि क्वेश्चंस पढ़ने से एक तो हमें पहले ये पता लगता है कि पैसेज है किस टाइप का, फैक्ट बेस्ड पैसेज है या फिर इन्फ्रेंस बेस्ड पैसेज है। जनरली कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि अगर हमें फैक्ट बेस्ड पैसेज मिले तो हम ज़रूर अटेम्प्ट करें। फैक्ट बेस्ड पैसेज होता है जिसके अंदर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका मीनिंग क्या है, और इन्फ्रेंस बेस्ड होता है जिसमें आपसे डायरेक्ट मीनिंग ना पूछ के कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट कैन बी ट्रू, व्हाट कैन नॉट बी ट्रू, कुछ इस टाइप की चीज़ें, व्हाट डू यू इन्फर, इस टाइप की जो चीज़ें पूछी जाती हैं। देखो हम इस पैसेज के क्वेश्चन पढ़ते हैं, पैसेज के क्वेश्चंस क्या बता रहे हैं। द प्राइमरी पर्पज ऑफ द पैसेज इज टू। अब देखो प्राइमरी पर्पज पूछ लिया, यानी कि पूरे के पूरे पैसेज की अंडरस्टैंडिंग पूछ ली आपसे। ठीक है, कोई बात नहीं, पूरे पैसेज को समझ के आएंगे तब देखेंगे इस क्वेश्चन को। अकॉर्डिंग टू द पैसेज ओल्ड वर्ल्ड वैल्यूज वर बेस्ड ऑन। ठीक है, ओल्ड वर्ल्ड की वैल्यूज़ जहाँ भी आएंगी हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। ओल्ड वर्ल्ड की वैल्यूज़ किसके ऊपर बेस्ड थी, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, जनरली इस टाइप के क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड होते हैं, लेकिन हो सकता है पैसेज के अकॉर्डिंग वो ये भी फैक्ट बेस्ड ना हो। ठीक है, आगे देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑथर्स डिस्कशन ऑफ रेगुलेटिंग चेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी मोस्ट प्रोबेबली रिगार्डेड एज अ स्ट्रॉन्ग रेफरी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। कहीं पे स्ट्रॉन्ग रेफरी की बात की होगी तो पूछा कि स्ट्रॉन्ग रेफरी आपको यूनाइटेड स्टेट्स में अगर पूछा जाए तो आप स्ट्रॉन्ग रेफरी किसको बोलोगे। फिर कह रहा है द ऑथर सेट्स ऑफ द वर्ड रिफॉर्म विद कोटेशन मार्क्स इन ऑर्डर टू। ये रिफॉर्म वर्ड जो है उसको उसने कोटेशन मार्क में रखा है, क्यों रखा है। ठीक है, जहाँ पे रिफॉर्म वर्ड आएगा हम वहाँ पे भी देखेंगे। देखो अभी तक क्या चीज़ आई, ओल्ड वर्ड आ गया, ठीक है, फिर रिफॉर्म आया, फिर आया इससे पहले आया था रेफरी। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग रेफरी, ये सब सारे कोटेशन में थे। अगर आप पैसेज के अंदर देखो तो कहीं ना कहीं ये देखो ये भी बोल्ड है, स्ट्रॉन्ग रेफरी भी बोल्ड है, रिफॉर्म भी बोल्ड है। तो यही हमें ये तो पता है कि क्वेश्चन इन्हीं एरियाज में से हैं। अगला देखो, अगला कह रहा है इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट द ऑथर मोस्ट प्रोबेबली थिंक्स दैट गिविंग द डिसएनफ्रेंचाइज्ड ए पीस ऑफ द एक्शन इज। अब अगेन ये देखो ए पीस ऑफ द एक्शन भी यहाँ पे बोल्ड है, तो हम इसको वहीं पे देखेंगे तब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे।
Which of the following metaphors could the author most appropriately use to summarize his own assessment of the American economic system? भाई अमेरिकन इकोनॉमिक सिस्टम के लिए अगर कोई मेटाफोर यूज़ करना हो तो वो कौन सा मेटाफोर यूज़ कर सकता है? इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट वुड्रो विल्सन्स आइडिया अबाउट द इकोनॉमिक मार्केट, ठीक है, जो भी पता नहीं. द पैसेज कंटेन्स इंफॉर्मेशन दैट वुड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेस द वर्ड और द ऑथर्स मेन पॉइंट. मेन पॉइंट क्या है? वही फर्स्ट क्वेश्चन को कहीं ना कहीं रिपीट किया है. देखो अगर आपने ध्यान से देखा हो ना तो सारे के सारे क्वेश्चन ही इन्फ्रेंस बेस्ड है, ठीक है. तो इस टाइप के पैसेज को अगर आपके पास दो पैसेज हो और आपके पास ऑप्शन हो कि एक पैसेज करने का, तो आप इस टाइप के पैसेज को छोड़ सकते हो. लेकिन इस टाइप के पैसेज को अगर आपने अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया और आपकी अटेम्प्ट जो है एक्यूरेसी में, आपकी जो एक्यूरेसी है वो अच्छी हो गई, तो आप एक चीज़ मान लेना कि किसी भी टाइप का कुछ भी टेस्ट आ जाए एग्ज़ाम के अंदर, आप टेस्ट को बहुत इजीली सॉल्व कर जाओगे. कोई भी इशू नहीं आएगा आपको कट ऑफ वगैरह क्लियर करने में. चलो हम पैसेज को पढ़ते हैं कि पैसेज के अंदर क्या कहना चाह रहा है. देखो पढ़ रहे हैं पैसेज. Woodrow Wilson was referring to the liberal idea of economic market when he said that the free enterprise system is the most efficient economic system. कह रहे वुड्रो विल्सन जो है वो रेफ़र कर रहा था लिबरल आइडिया ऑफ द इकोनॉमिक मार्केट, कि इकोनॉमिक मार्केट जो है ना उससे रिलेटेड लिबरल आइडिया, लिबरल हो जाता है उदार, बिल्कुल फ्री, ठीक है, उस आइडिया की बात कर रहा था. कब? व्हेन ही सेड दैट द फ्री एंटरप्राइज सिस्टम इज़ द मोस्ट एफिशिएंट इकोनॉमिक सिस्टम. रेफर कर रहा था व्हेन ही सेड दैट द फ्री एंटरप्राइज सिस्टम इज़ द मोस्ट एफिशिएंट इकोनॉमिक सिस्टम. जब उसने ये कहा कि जो फ्री मार्केट का जो सिस्टम होता है ना वो मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम होता है, इकोनॉमिक सिस्टम होता है. मैक्सिमम फ्रीडम मीन्स मैक्सिमम प्रोडक्टिवनेस. कह रहा है अगर आप मैक्सिमम फ्रीडम दे दोगे तो इट मीन्स उससे मैक्सिमम प्रोडक्टिवनेस निकल के आएगी. आवर ओपननेस इज़ टू बी द मेजर ऑफ आर स्टेबिलिटी. कह रहे हैं हमारी ओपननेस जो है ना वही हमारी स्टेबिलिटी का क्या है, मेजर है, कि आप कितने ओपन हो उतने आप स्टेबल रहोगे, ऐसा कुछ. फैसिनेशन विद दिस आइडियल हैज़ मेड अमेरिकन्स डिफाई द ओल्ड वर्ल्ड कैटेगरीज. कह रहे हैं इसी आइडियल की, भाई हमें ओपन होना है, इसी आइडियल की जो फैसिनेशन है, फैसिनेशन हो जाता है चाहत, तो इसकी जो चाहत है हैज़ मेड अमेरिकन्स डिफाई. डिफाई वर्ड का मतलब होता है किसी की अवज्ञा करना, मतलब रिफ्यूज टू ओबे, ठीक है. तो अमेरिकन्स डिफाई द ओल्ड वर्ल्ड कैटेगरीज ऑफ सेटल्ड पॉजेसिवनेस वर्सेस अनसेटलिंग डिप्रीवेशन. कह रहा है कि अमेरिकन्स जो है ना वो डिफाई करते हैं पुराने वर्ल्ड की कैटेगरीज को. पुराने वर्ल्ड की कैटेगरीज कौन सी थी, उनको फॉलो नहीं करते. मतलब कौन सी थी कैटेगरीज? ऑफ सेटल्ड पॉजेसिवनेस, कि पहले वाले ना सेटलमेंट को ऊपर, सेटल्ड पॉजेसिवनेस के ऊपर बिलीव करते थे, वर्सेस अनसेटलिंग डेप्रीवेशन. किसकी बजाय? कि भाई अनसेटल्ड वे में और डेप्रीवेशन के वे में. मतलब पहले वाले सोचते थे कि एक तो सेटल हो जाओ, ठीक है, और चीज़ों के ऊपर आपका पजेशन होना चाहिए, पजेसिवनेस होनी चाहिए. लेकिन कह रहे हैं कि अभी वाले जो हैं वो शायद सोचते हैं कि अनसेटल्ड रहो, कोई दिक्कत नहीं है, और चीज़ों के ऊपर अगर चीज़ आपके पास ना भी हो तब भी काम चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है. पहले जो था द क्यूपिडिटी ऑफ रिटेंशन थी वर्सेस द क्यूपिडिटी ऑफ सीजर. पहले लोग ये सोचते थे कि जो भी चीज़ आपके पास है आप उसको रिटेन करो, उस चीज़ की क्यूपिडिटी थी. क्यूपिडिटी का मतलब होता है ग्रीड, लालच. तो पहले वाले लालच करते थे कि चीज़ें जो हैं जितनी हैं उनको रिटेन करो. अभी वाले सोचते हैं कि नई चीज़ों को सीज करो. सीज का मतलब हो जाता है अपने कंट्रोल में लेना, जब्त करना, ठीक है. तो नई चीज़ों को अपने जब्त में लो. स्टेटस क्वो डिफेंडेड और अटैक्ड. स्टेटस क्वो का मतलब होता है स्टेट ऑफ अफेयर्स, क्या पोजीशन है अभी. तो एक स्टेटस क्वो को या तो डिफेंड करते थे, मतलब पुराने वाले तो जो पोजीशन होती थी, जो बनी हुई है, जो अफेयर्स हैं, उनकी सिचुएशन है,
उसको डिफेंड करके चलते थे। और जो अब नया वर्ल्ड है, जो नए वाले हैं, वो क्या करते हैं, उसको अटैक करके चलते हैं। देखो दोबारा से इस बात को समझते हैं। कह रहा है कि पुराने ज़माने के जो लोग थे ना, वो इकोनॉमिक सिस्टम में ऐसे चलाते थे कि पुराने ज़माने वाले लोग अपने इकोनॉमिक सिस्टम में ये चीज़ मान के चलते थे कि वो चीज़ों को रिटेन करके चलेंगे। जो चीज़ें सबसे पहले वो उनका मन होता था कि बस चीज़ें हमारे पास हों, फिर वो उन चीज़ों को रिटेन करें और साथ ही साथ जो चीज़ें बनी हुई हैं उनको डिफेंड करें। ठीक है। लेकिन अभी वाले जो हैं ये क्या करते हैं, इनको नई नई चीज़ें चाहिए और साथ ही साथ जो अभी सिचुएशन है ये उससे उसको थोड़ा सा क्या करते रहना चाहते हैं, चेंज करते रहना चाहते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स इट वॉज बिलीव्ड हैड नो स्टेटस क्वो अंटे। अंटे जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है बिफोर। तो कह रहे यूनाइटेड स्टेट्स ऐसा माना जाता था कि हैड नो स्टेटस क्वो अंटे। पहले जो है ना, स्टेटस क्वो नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं इसकी, यूनाइटेड स्टेट्स की। ठीक है। फिर क्या लिख रहा है, कह रहा है आवर ओनली स्टेशन वॉज द टर्निंग ऑफ ए स्टेशनरी व्हील स्पिनिंग फास्टर एंड फास्टर। कह रहे हमारा जो स्टेशन था जहाँ हम रुकते थे, वो स्टेशन भी क्या था, टर्निंग ऑफ अ स्टेशनरी व्हील, जहाँ पे एक स्टेशनरी व्हील, एक व्हील अपनी जगह पे है लेकिन वो वहाँ पे घूमे जा रहा है। आपने देखा होगा वो होता है ना कि जैसे आरा होता है अपने घरों में, हम उस आरे को घुमाते रहते हैं। सिचुएशन वो अपनी ही जगह पे है, जा कहीं नहीं रहा। जैसे साइकिल के टायर्स घूम रहे हैं तो साइकिल आगे चलती है, लेकिन साइकिल को अगर स्टैंड पे लगा के टायर घुमाते रहो, पैडल चलाते रहो तो साइकिल कहीं नहीं जाएगी। ठीक है। तो कह रहा है आर ओनली स्टेशन वॉज द टर्निंग ऑफ अ स्टेशनरी व्हील स्पिनिंग फास्टर एंड फास्टर। तो व्हील जो था वो स्टेशनरी था, वो बार बार तेज तेज स्पिन कर रहा था। वी डिड नॉट बेस आर सिस्टम ऑन प्रॉपर्टी बट अपॉर्चुनिटी। कह रहा है हमारा जो सिस्टम था वो प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड नहीं था, बल्कि किसके ऊपर बेस्ड था, अपॉर्चुनिटी के ऊपर। विच मेंट वी बेस्ड इट नॉट ऑन स्टेबिलिटी बट ऑन मोबिलिटी। जिसका मतलब था कि हमने इसको स्टेबिलिटी के ऊपर बेस नहीं किया, बल्कि हमने मोबिलिटी, मतलब हम रुके नहीं कहीं पे। हमारी मेन जो सिस्टम था, हम चाहते थे कि बस हम चलते रहें। फिर क्या कह रहा है, द मोर थिंग्स चेंज दैट इज़ द मोर रैपिडली द व्हील टर्न्ड। कह रहे जितनी ज़्यादा चीज़ें चेंज होती गई, मतलब कि जितना ज़्यादा व्हील की स्पीड बढ़ती गई, द स्टीडियर वी वुड बी, हम उतने ही ज़्यादा स्टीडियर होते गए। स्टीडियर जो वर्ड है, इसका स्टीडियर का मतलब हो जाता है स्टीडी, सिचुएशन को ना, मतलब कोई सिचुएशन को का बन जाना, उसको बोलते हैं। ठीक है। तो हम और ज़्यादा बैलेंस्ड से होते चले गए, उसको बोलते हैं स्टीडियर। फिर क्या कह रहा है, we would be the conventional picture of class politics is composed of the haves who want a stability to keep what they have। कह रहे जो पुरानी वाली पिक्चर थी क्लास पॉलिटिक्स की, उसके अंदर क्या होता था कि कुछ लोग होते थे हैव्स। हैव्स का मतलब होता है जिनके पास चीज़ें हैं, अमीर लोग। तो कुछ होते थे अमीर हु वांट अ स्टेबिलिटी टू कीप व्हाट दे हैव, जो चाहते थे कि जो भी चीज़ें उनके पास हैं वो उनके पास बनी रहें। एंड द हैव नॉट्स, और कुछ होते थे गरीब जिनको हैव नॉट्स बोल रहा है, हु वांट ए टच ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड चेंज इन विच टू स्क्रैम्बल फॉर द थिंग्स दे हैव नॉट। और कुछ होते थे हैव नॉट्स जो जिनके पास इंस्टेबिलिटी थी और चेंज की डिमांड करते थे, जो स्क्रैम्बल करना चाहते थे। स्क्रैम्बल का मतलब होता है टू मूव विद डिफ़िकल्टी, तो मूव करते थे विद डिफ़िकल्टी फॉर द थिंग्स दे हैव नॉट, उनको अचीव करने के लिए जो चीज़ें उनके पास नहीं हैं। बट अमेरिकन्स इमेजिन्ड ए कंडीशन इन विच स्पेकुलेटर्स, सेल्फ मेकर्स, रनर्स आर ऑलवेज यूजिंग द न्यू अपॉर्चुनिटीज़ गिवन बाय आर लैंड। कह रहे लेकिन अमेरिकन्स जो है ना, वो एक ऐसी कंडीशन को इमेजिन करके चलते थे जिसमें स्पेकुलेटर होते हैं, जो ये अंदाज़ा लगाते हैं, ये जो बैटिंग वगैरह करते हैं, वो सारे होते हैं स्पेकुलेटर्स। सेल्फ मेकर्स जो खुद को बना रहे हैं, मतलब काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। रनर्स आर ऑलवेज यूजिंग द न्यू अपॉर्चुनिटी, यानी कि कोई भी है, सारे के सारे नई अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं, ये इमेजिन करके चलते हैं ये लोग। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ गिवन बाय आर लैंड, जो इनके लैंड से इनको मिलती हैं।
These economic leaders, front runners, would thus be mainly agents of change. तो यही जो इकोनॉमिक फ्रंट रनर्स हो जाते हैं लीडर्स, तो कह रहा है यही इकोनॉमी के जो लीडर्स थे, दे दस बी मेनली एजेंट्स ऑफ चेंज. द नॉन स्टार्टर्स वर कंसिडर्ड द वंस हु वांटेड स्टेबिलिटी. ऐसे लोगों को नॉन स्टार्टर बोला जाता था जो जो क्या करते थे, स्टेबिलिटी चाहते थे. ए स्ट्रॉन्ग रेफरी, जो चाहते थे, क्या चाहते थे, हु वांटेड स्टेबिलिटी. ए स्ट्रॉन्ग रेफरी टू गिव देम सम पोजीशन इन द रेस. वो चाहते थे कि एक स्ट्रॉन्ग रेफरी होना चाहिए जो उनको रेस के अंदर अपने आप ही पोजीशन दे दे. ए रेगुलेटिव हैंड टू काम मैनिक स्पेकुलेशन. मैनिक स्पेकुलेशन हो जाती है कि बस ऐसे ही मतलब हॉटस्पॉट सा सिस्टम, अस्त व्यस्त सा सिस्टम. तो वो चाहते थे कि स्टेबिलिटी के लिए हमारे को पास तो क्या होना चाहिए, एक रेगुलेटिव हैंड होना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा कानून वानून होना चाहिए. एन अथॉरिटी दैट कैन कॉल थिंग्स टू ए हॉल्ट. एक ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो चीज़ों को स्टॉप कर सके. बिगिन थिंग्स अगेन, दोबारा से चीज़ों को स्टार्ट कर सके. फ्रॉम कंपनसेटरीली स्टैगर्ड स्टार्टिंग लाइन्स. उन स्टार्टिंग लाइन से जिनको कंपनसेट किया गया है. मान लो कोई चल नहीं पा रहा ना, तो उसको चलाने के लिए कोई कोई कानून होना चाहिए कि भैया इसकी हेल्प करें, कुछ ऐसा. बड़ा मतलब ना पैसेज थोड़ा सा ऐसा ही है कि चीज़ें पता नहीं कहाँ की कहाँ, कैसे की कैसे घुमा रहा है. बट स्टिल एक बार ही पूरा पढ़ते हैं. और अगर ऑप्शन क्वेश्चन को जाएंगे ना, क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, देखना आंसर्स मिल जाएंगे. आगे देख रहे हैं. कह रहा है दैट कैन कॉल थिंग्स टू ए हॉल्ट, बिगिन थिंग्स अगेन फ्रॉम कंपनसेटरीली स्टैगर्ड स्टार्टिंग लाइन्स. रिफॉर्म इन अमेरिका हैज़ बीन स्टेराइल. स्टेराइल जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है इनफर्टाइल, नॉट प्रोडक्टिव. ठीक है. कह रहे हैं कि रिफॉर्म इन अमेरिका हैज़ बीन स्टेराइल बिकॉज इट कैन इमेजिन नो चेंज एक्सेप्ट थ्रू द extension of this metaphor of a race, wider inclusion of competitors, a piece of the action as it were for the disenfranchised. कह रहे हैं रिफॉर्म नाम की जो चीज़ थी ना अमेरिका के अंदर, वो तो बिल्कुल थी नहीं, अनउपजाऊ थी. वो तो स्टेराइल हो जाता है, बंजर. ठीक है. बिकॉज इट कैन इमेजिन नो चेंज, क्योंकि वहाँ पे ना चेंज नाम की चीज़ हो ही नहीं सकती एक्सेप्ट थ्रू द एक्सटेंशन ऑफ दिस मेटाफोर ऑफ ए रेस. इस रेस की बजाय, और रेस में करते क्या थे ये, वाइडर इंक्लूजन ऑफ कॉम्पिटिटर्स. एक नेवर एंडिंग रेस चल रही है, उस रेस के अंदर कहीं ना कहीं क्या करते हैं, ये नए लोगों को इंक्लूड कर देते हैं. ए पीस ऑफ द एक्शन, यही इनका मेन काम था. एज इट वर फॉर द डिसएनफ्रेंचाइज्ड होते हैं जिनके पास राइट्स ना हो, जिनके पास चीज़ें ना हो. वही हैव नोट्स वाली बात दोबारा लिख रहा है. देखो अभी तक इसने पता क्या कहा है, ये कहना चाह रहा है कि ना ओल्ड वर्ल्ड की जो कैटेगरीज थी वो तो चाहते थे, ओल्ड वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक स्टाइल था वो तो चाहते थे कि ना स्टेबिलिटी होनी चाहिए, चीज़ें जो भी हैं आपके पास वो स्टेबल रहनी चाहिए. लेकिन जो न्यू वर्ल्ड वाले थे ये चाहते थे कि स्टेबल नहीं होना चाहिए, चेंज होना चाहिए. और ऑथर कह रहे हैं कि ये जो चेंज था ना, ये चेंज था ही नहीं. एक्चुअल में था क्या कि एक वही स्टैंड के ऊपर साइकिल खड़ी थी और उसको घुमाए जा रहे थे. इनको लग रहा था कि हम आगे बढ़ रहे हैं, रेस चल रही है, लेकिन वो रेस नहीं चल रही थी. और नए लोग नॉन स्टार्टर उन लोगों को मानते थे, उन लोगों को तो नॉन स्टार्टर माना जाता था जो ये चाहते थे कि स्टेबल बनी रहे चीज़. नए लोगों की सोच थी कि अपॉर्चुनिटीज़ को हम ग्रैब करेंगे, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, कुछ ऐसा. अभी तक ये सब बात लिखी है, लेकिन ऑथर जो है ना थोड़ा सा अलग चल रहा है इससे. ऑथर कहता है कि नहीं यार, नए वाली तो बकवास चीज़ें हैं. तभी तो वो लिख रहा है कि भाई एक साइकिल मतलब एक स्टेशनरी व्हील है जिसको फास्टर एंड फास्टर मूव किए जा रहे हैं. आगे देखो. कह रहे देर इज़ नो अटेम्प्ट टू कॉल ऑफ द रेस. कह रहे ऐसा कोई कोशिश नहीं है कि इस रेस को ख़त्म किया जाए. सिंस आर ओनली स्टेबिलिटी इज़ चेंज. कह रहे जो हमारे यहाँ पे स्टेबिलिटी है ना वो चेंज है, यानी कि चेंज ही एक ऐसी चीज़ है जो स्टेबल है और कोई चीज़ स्टेबल नहीं है. अमेरिका सीम्स नॉट टू ऑनर द क्वाइट वर्क
दैट अचीव्स सोशल इंटरडिपेंडेंस एंड स्टेबिलिटी। कह रहा है अमेरिका के अंदर क्वाइट वर्क को कभी भी ऑनर नहीं किया जाता, उसको कोई वैल्यू नहीं दी जाती जिससे सोशल इंटरडिपेंडेंस आए या फिर स्टेबिलिटी आए। देर इज इन आर लीजेंड्स नो हीरोइज्म ऑफ द ऑफिस क्लर्क। कह रहा है हमारी जो लीजेंड्स हैं, जो हमारी स्टोरीज वगैरह जो हैं, उनमें ऑफिस क्लर्क का कोई मतलब ऑफिस में काम करने वाला बंदा कोई हीरो नहीं है। नो स्टेबल इंडस्ट्रियल वर्क प्लेस फॉर ऑफ द पीपल हु एक्चुअली मेक द सिस्टम। कह रहा है कोई भी स्टेबल इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स नहीं है उन लोगों के लिए जो एक्चुअल में सिस्टम को बनाते हैं, मतलब जो स्टेबिलिटी करके चलते हैं ना। ऑथर का व्यू कहीं ना कहीं ये है कि जो स्टेबिलिटी को लेके चलते हैं वही सिस्टम को चलाते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, नो स्टेबल इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स ऑफ द पीपल हु एक्चुअली मेक द सिस्टम वर्क। देर इज़ नो प्राइड इन बीइंग एन एम्प्लॉय। कोई भी मतलब उन सबको तो ये लगता है कि नहीं, कोई भी एम्प्लॉय तो होना ही नहीं चाहिए, नौकरी तो करनी ही नहीं। विल्सन आस्क्ड फॉर ए रिटर्न टू द टाइम व्हेन एवरीवन वाज एन एम्प्लॉयर। तो विल्सन ने यहाँ पे ऐसी बात भी कही कि भाई उसी टाइम पे चले जाओ, पुराना टाइम जब होता था, जब बिल्कुल सारे के सारे ही एम्प्लॉयर होते थे, एम्प्लॉय तो कोई होता ही नहीं था, हर बंदा अपना काम करता था। जूता बनाना है, जूता बनाने वाला एक जूता बनाता था, बनाता ही रह जाता था, मशीन्स वगैरह कुछ थी नहीं। तो कह रहा है उसी टाइम पे चले जाओ। कह रहा है देयर हैज़ बीन नो बोस्टिंग अबाउट आर सोशल वर्कर्स, दे आर मियरली साइंस ऑफ द सिस्टम्स फेलियर। कह रहे देयर हैज़ बीन नो बोस्टिंग, कह रहे इनके बारे में तो कभी बोस्ट किया ही नहीं गया। बोस्ट का मतलब होता है फेंकना, डींगे हाँकना। अबाउट आर सोशल वर्कर्स दे आर मेयरली साइंस ऑफ द सिस्टम्स फेलियर। कह रहे जो सोशल वर्कर्स थे ना वो तो मतलब सिस्टम के फेलियर का संकेत हैं। ऑफ अपॉर्चुनिटी डिवाइड और नॉट टेकन, ऐसे बंदे ही सोशल वर्कर बनते हैं जो या तो अपॉर्चुनिटी जिनको मिलती नहीं या वो लेते नहीं। ऑफ थिंग्स टू बी एलिमिनेटेड, तो सोशल वर्कर्स तो वो हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनको इस संसार से ही एलिमिनेट कर देना चाहिए। वी हैव नो प्राइड इन आर ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस। कह रहे हैं हमें इस चीज़ पे गर्व होता ही नहीं कि हम इंटरडिपेंडेंट हैं। इन द फैक्ट दैट आर सिस्टम कैन सर्व अदर्स, दैट वी आर एबल टू हेल्प दोज इन नीड। कह रहे हैं इन द फैक्ट हमारा सिस्टम इस चीज सर्व कर सकता है अदर्स को, दैट वी आर एबल टू हेल्प दोज इन नीड। एम्प्टी बोस्ट फ्रॉम द पास्ट मेक अस अशेम्ड ऑफ आर प्रेजेंट अचीवमेंट्स। कह रहे हैं पास्ट की जो बोस्ट है ना वो हमें अभी प्रेजेंट के ऊपर हमें अशेम बनाती हैं, हमें शर्मिंदा करती हैं। मेक अस ट्राई टू फोगेट और डिनाई देम, हमें अभी की चीज़ों को या तो हमें ये करना पड़ेगा कि उनको भूलना पड़ेगा या उनको छोड़ना पड़ेगा। मूव अवे फ्रॉम देम, या फिर उनसे दूर जाना पड़ेगा। देर इज़ नो ओनर बट इन द वंडरलैंड रेस वी मस्ट ऑल रन। कह रहा है इस दौड़ में कोई रन ओनर नहीं है, कोई फायदे की चीज़ नहीं है, लेकिन वी मस्ट ऑल रन, लेकिन हमें दौड़ते रहना पड़ेगा। ऑल ट्राइंग टू विन नन विनिंग इन द एंड, और ऐसी रेस जिसमें दौड़ सारे रहे हैं, सारे जीतना चाहते हैं, लेकिन कोई एंड में कोई नहीं जीतता। बिकॉज फॉर देर इज़ नो एंड, क्योंकि इस रेस का कोई एंड है ही नहीं। देखो ऑथर ने ना बड़ा बड़ा फिगरेटिवली लिखा है इस पैसेज को। ऑथर कहीं ना कहीं पता है क्या कह गया, ऑथर कहता है कि जो ओल्ड सिस्टम था ना, जो स्टेबिलिटी का डिमांड करते थे, वो सिस्टम कहीं ना कहीं ठीक था। जो प्रेजेंट सिस्टम है इसके ऊपर तो हमें शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि अभी वाला जो सिस्टम है ना इसमें स्टेबिलिटी नाम की चीज़ ही नहीं है। हम बस चीज़ों के पीछे बस दौड़े चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं, हमें अचीवमेंट हमारी कुछ नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ें इसने पैसेज के अंदर कही हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्वेश्चंस को ऑप्शंस के थ्रू करेंगे हम, क्योंकि इन्फ्रेंस बेस्ड जितने भी पैसेज होते हैं वो सारे ऑप्शंस के थ्रू ही किए जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज इज टू, कह रहा प्राइमरी पर्पस पैसेज का क्या है? क्रिटिसाइज द इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अमेरिकन इकोनॉमिक मिथोलॉजी। कह रहा है कि प्राइमरी पर्पस जो है वो क्या है कि अमेरिकन इकोनॉमिक मिथोलॉजी जो है ना ये उसको क्रिटिसाइज करना चाहता है। क्रिटिसाइज तो देखो कर रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, अगले ऑप्शंस देखते हैं पहले। अभी ये हमने फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट नहीं किया। कह रहा है कॉन्ट्रास्ट ओल्ड वर्ल्ड एंड न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक आइडियोलॉजी। कह रहे हैं पुराने वर्ल्ड की और नए वर्ल्ड की इकोनॉमिक आइडियोलॉजी को कंपेयर कर रहा है। देखो यस,
कंपेयर किया है दोनों को, लेकिन कंपेयर करने के साथ में ना उसने पुराने वर्ल्ड वाली को बढ़िया बताया है और नए वर्ल्ड वाली को घटिया बताया है। और साथ में ये कहा है कि एक्चुअल में हम कह तो रहे हैं कि हम चेंज की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई भी चेंज हो नहीं रहा। तो सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। कह रहे हैं थर्ड ऑप्शन देखो, चैलेंज द इंटीग्रिटी ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल लीडर्स। इंटीग्रिटी जो वर्ड है, इंटीग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी, अखंडता, ठीक है। तो कह रहा है कि ओल्ड वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं ना, उनकी, ओल्ड वर्ल्ड के लीडर्स की, जो पुराने वाले पॉलिटिकल लीडर्स थे उनकी इंटीग्रिटी को क्वेश्चन कर रहा है। नहीं भाई, उनकी इंटीग्रिटी को क्वेश्चन नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं की, पुराने वालों को तो बल्कि इसने अच्छा बताया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर कह रहा है चैंपियन दोज अमेरिकन्स whom द ऑथर डीम्स टू बी नेग्लेक्टेड। कह रहा है उन ऑथर्स को, उन अमेरिकन्स को चैंपियन बनाना चाह रहा है जिनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। नेग्लेक्ट किनको किया जाता है, देखो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में, इधर सेकंड पैराग्राफ में लिख रहा था यहाँ पे कि जो नॉन स्टार्टर्स होते हैं वो उनको नॉन स्टार्टर माना जाता है। जो यहाँ पे था ना कहीं पे, हैव नोट्स बट अमेरिकन्स इमेजिन्ड दीज द नॉन स्टार्टर्स, ये रहा, यस, स्ट्रॉन्ग रेफरी के जस्ट ऊपर कह रहे हैं द नॉन स्टार्टर्स वर कंसिडर्ड द वंस हु वांटेड स्टेबिलिटी। तो वो तो स्टेबिलिटी चाहते थे, वो नॉन स्टार्टर्स थे, ऐसी कोई बात नहीं। कह रहा है चैंपियन दोज अमेरिकन्स, कहीं ना कहीं ठीक है, उन अमेरिकन्स को चैंपियन बनाना चाह रहा है जिनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है इस वर्ल्ड में, लेकिन पूरा पैसेज इसके बारे में नहीं है। फिर कह रहा है सजेस्ट ए सब्स्टिट्यूट फॉर द ट्रेडिशनल मेटाफोर ऑफ द रेस। कह रहा है कि ये जो रेस चल रही है ना, इसके लिए वो एक सब्स्टिट्यूट देना चाह रहा है। अब वो सब्स्टिट्यूट तो क्या, उसने तो सिंपल सी ये बात लिखी है कि जो रेस चल रही है ना, एक्चुअल में तो वो रेस है ही नहीं, क्योंकि इस रेस का कोई एंड नहीं है। मतलब ये तो ऐसे है कि आप वही साइकिल के टायर को घुमाए जा रहे हो लेकिन साइकिल स्टैंड पे है, पैडल चला रहे हो लेकिन साइकिल जो है वो स्टैंड पे है, तो अल्टीमेटली साइकिल तो चल ही नहीं रही। तो ये ऑप्शन भी इसका आंसर नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन आंसर बनता है, दैट इज फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अकॉर्डिंग टू द पैसेज ओल्ड वर्ल्ड वैल्यूज वर बेस्ड ऑन। कह रहे पुराने वर्ल्ड की जो वैल्यूज थी वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड थी, किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट थी। तो ओल्ड वर्ल्ड वैल्यूज जो हैं एबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, वो तो नए वाले वर्ल्ड की हैं, ठीक है ना। एबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, इन सब चीज़ों पे तो नए वाले वर्ल्ड की हैं। सेकंड ऑप्शन दे रहा है प्रॉपर्टी। तीसरा फैमिली कनेक्शन, फैमिली कनेक्शन की तो कहीं बात ही नहीं की। फोर्थ गिल्ड हिरार्कीज। गिल्ड हिरार्कीज जो वर्ड होता है ना, ये गिल्ड जो वर्ड होता है, गिल्ड मतलब यूज़ होता है ग्रुप ऑफ आर्टिजन्स के लिए, कलाकारों का, कला जो बनाते हैं ना, जो लेबर वगैरह जो होती हैं उनके ग्रुप को बोलते हैं गिल्ड। और हिरार्की होता है रैंकिंग, तो उनकी रैंकिंग की भी कहीं बात नहीं की, एडुकेशन की भी कहीं पे बात नहीं की है। तो अल्टीमेटली फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में से आंसर होना चाहिए। ये देखो इसका आंसर ना इसके जस्ट सामने दिया हुआ है, ऊपर इसने इस जगह पर, यहाँ पर इसने कहा था कि ओल्ड वर्ल्ड की कैटेगरीज जो है ना, वो सेटल्ड जो कैटेगरीज हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर ये देखो, यहाँ से लाइन से स्टार्ट कर रहा है, वी डिड नॉट बेस आर सिस्टम ऑन प्रॉपर्टी बट अपॉर्चुनिटी। कह रहा है हमारा जो सिस्टम है, यूएस का जो न्यू सिस्टम है, वो प्रॉपर्टी के ऊपर बेस नहीं हुआ बल्कि अपॉर्चुनिटी पे हुआ, विच मीन वी बेस्ड इट नॉट ऑन स्टेबिलिटी। यानी कि हमने इसको स्टेबिलिटी के ऊपर बेस नहीं किया, यानी कि स्टेबिलिटी की जो बात कर रही है चीज़, वो कौन सी चीज़ कर रही है, प्रॉपर्टी, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर था। आगे देखो, कह रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑथर्स डिस्कशन ऑफ रेगुलेटिंग चेंज विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी मोस्ट प्रोबेबली रिगार्डेड एज अ स्ट्रॉन्ग रेफरी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। कह रहा है स्ट्रॉन्ग रेफरी कौन हो सकता है, वैसे तो ना ऑप्शंस के थ्रू चले जाओ भाई, स्ट्रॉन्ग रेफरी कौन हो सकता है। नॉन, उन लोगों को नॉन स्टार्टर्स बोल रहा था, ठीक है। और कह रहा था कि नॉन स्टार्टर्स जो है ना वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये देखो यहाँ पे लिख रहा है, ये रहा,
नॉन स्टार्टर्स वर कंसिडर्ड द वंस हु वांटेड स्टेबिलिटी, और उनको क्या चाहिए था, एक स्ट्रॉन्ग रेफरी चाहिए था टू गिव देम सम पोजीशन इन द रेस, जो उनको कोई पोजीशन दे दे रेस के अंदर। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग रेफरी, रेफरी वैसे भी वर्ड से पता लगना चाहिए, रेफरी क्या होता है, जज होता है, तो एक जज ही चाहिए था उनको, मतलब उन वो यही तो चाहते थे कि एक कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो जो ये कहे कि अ, मतलब उनको उनके राइट्स दिलवा दे। ठीक है, अब प्रिंसिपल अगर ऑप्शन देखें फर्स्ट ऑप्शन, तो इकोनॉमी से तो रिलेटेड वैसे ही नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जो सेकंड ऑप्शन दिया है वो इकोनॉमी को ना तो रोक सकता है ना स्टार्ट कर सकता है। देखो ऐसा यहाँ पे लिखा था, टू गिव देम सम पोजीशन, ये देखो ये दोबारा से पढ़ रहे हैं इस वाली बात को, कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग रेफरी टू गिव देम सम पोजीशन इन द रेस, ए रेगुलेटिव हैंड उनको चाहिए था जो उनको रेगुलेट करे, टू काम मैनिक स्पेकुलेशन, एन अथॉरिटी दैट कैन कॉल थिंग्स टू ए हॉल्ट, बिगिन थिंग्स अगेन फ्रॉम कंपनसेटली स्टैगर्ड स्टार्टिंग लाइंस। तो अब पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जो है, पॉलिटिकल लीडर जो हो, वो तो चलो रोक ले, रेगुलेट कर ले, थ्योरी वाला तो कोई रेगुलेट नहीं कर सकता। सोशल वर्कर भी रेगुलेशन में नहीं काम कर सकता। एक गवर्नमेंट इंस्पेक्टर जो वर्ड है, ये है एक ऐसा वर्ड जो क्या कर सकता है, मतलब कुछ ना कुछ काम कर सकता है, कुछ ना कुछ चीज़ों को रोक सकता है, स्टार्ट कर सकता है। तो थर्ड और फिफ्थ ऑप्शन में जाके थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती थी। लेकिन अगर हम जज और इंस्पेक्टर की बात करें, तो जज जो है वो एक हायर अथॉरिटी है। जज जो है चीज़ों को रोक सकता है, चीज़ों को स्टार्ट कर सकता है। तो जो राइट आंसर बनेगा वो यही बनेगा, थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, द ऑथर सेट्स ऑफ द वर्ड रिफॉर्म विद कोटेशन मार्क्स इन ऑर्डर टू, कह रहा है जो रिफॉर्म वर्ड है उसको उसने मतलब हाईलाइट सा क्यों कर रखा है, कुछ ऐसा क्वेश्चन है। ये रहा रिफॉर्म वर्ड, इसको एक बारी पढ़ लेते हैं यहाँ से। कह रहा है रिफॉर्म इन अमेरिका हैज़ बीन स्टीराइल बिकॉज इट कैन इमेजिन नो चेंज, it can imagine no change except through the extension of this metaphor of a race। ठीक है, क्या कह रहा है, ऑप्शंस देखते हैं। कह रहा है emphasize its departure from the concept of settled possessiveness। भाई settled possessiveness जो थी ना, उससे आगे बढ़ रहा है रिफॉर्म। लेकिन ऑथर जो है रिफॉर्म तो एक पॉजिटिव वर्ड है। ऑथर तो पुराने वाली सिचुएशन को क्या कर रहा है, प्रेफर कर रहा है, और नए वाली सिचुएशन को क्या कर रहा है, मतलब क्रिटिसाइज कर रहा है। ठीक है, तो सेटल्ड डिपार्चर से कहीं, सेटल्ड पॉजेसिवनेस से तो कहीं जा ही नहीं रहा। सेटल्ड पॉजेसिवनेस तो वही स्टेबिलिटी वाली बात आ गई। फिर कह रहा है शो हिज सपोर्ट फॉर अ सिस्टमेटिक प्रोग्राम ऑफ चेंज, जो चेंज हो रहा है उसको सपोर्ट कर रहा है ऑथर या उसके अगेंस्ट है, चेंज के तो अगेंस्ट है। फिर कह रहा है अंडरस्कोर द फ्लेक्सिबिलिटी एंड इवन अमोर्फसनेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स सोसाइटी। अंडरस्कोर का मतलब होता है हाईलाइट करना, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी को हाईलाइट थोड़ी कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी को तो खिलाफ है वो। और एमोर्फसनेस हो जाती है लव, तो यूनाइटेड स्टेट्स सोसाइटी के लव की भी बात कहीं नहीं हो रही, ये ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता। इंडिकेट दैट द टर्म वॉज वन ऑफ विल्सन्स फेवरेट, मतलब ऐसी तो कहीं बात नहीं आई कि भाई ये मेरा फेवरेट वर्ड है, ऑथर ने कुछ ऐसा कह दिया हो ना। एक ही ऑप्शन बचता है, assert that reform in the United States has not been fundamental। भाई ठीक है, बिल्कुल बेस से रिफॉर्म नहीं हो रहा, रिफॉर्म नाम की तो चीज़ ही नहीं हो रही, कुछ ऐसा लिख रहा है वो। तो फिफ्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। थोड़ा सा बस वही चीज़ है, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन की जब अंडरस्टैंडिंग बनेगी तभी जाके कुछ काम बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा, it can be inferred from the passage that the author most probably thinks that giving the disenfranchised a piece of the action। इसने यहाँ पे कहीं बात की थी हीरा,
ये यहाँ पे लिख रहा है ए पीस ऑफ द एक्शन, पढ़ लो एक बार इसको। इट कैन इमेजिन नो चेंज हैज़ बीन स्टीराइड, इट कैन इमेजिन नो चेंज एक्सेप्ट थ्रू द एक्सटेंशन ऑफ दिस मेटाफोर ऑफ ए रेस, wider inclusion of competitors, a piece of the action as it were for the disenfranchised। देखो क्या कह रहा है, एक पीस ऑफ एक्शन क्या है? ए कंपैशनेट इफ मिसडायरेक्टेड लेजिस्लेटिव मेजर। कंपैशनेट तो मतलब होता है कंपैशन, करुणा, दया वाली चीज। इफ मिसडायरेक्टेड लेजिस्लेटिव मेजर था पीस ऑफ एक्शन। सेकंड ऑप्शन कह रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ अमेरिकन्स रेजिस्टेंस टू प्रोफाउंड सोशल चेंज। आगे कहीं पे लिखा भी था कि अमेरिकन्स जो है ना इनफ्लेक्सिबल थे, वो बिल्कुल चेंज तो एक्सेप्ट करते ही नहीं थे। ठीक है, शायद यही, पता नहीं। अगला ऑप्शन देखते हैं, एन इनोवेटिव प्रोग्राम फॉर जेन्युइन सोशल रिफॉर्म। हाँ, सोशल रिफॉर्म चाहते थे क्या? रिफॉर्म तो चाहते ही नहीं थे। ए मोन्यूमेंट टू द एफर्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिफॉर्मर्स। मोन्यूमेंट मतलब ये तो कहीं बात भी नहीं कर रहा इस टाइप की। ए सरप्राइजिंगली ओल्ड वर्ल्ड रेमेडी फॉर सोशल इल्स। ओल्ड वर्ल्ड की रेमेडी है फॉर सोशल इल्स ना, कुछ ऐसी बात नहीं कर रहा। तो जो राइट ऑप्शन बनता है वो बनता है सेकंड। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाफोर्स कुड द ऑथर मोस्ट अप्रोप्रिएटली यूज टू समराइज हिज ओन असेसमेंट ऑफ द अमेरिकन इकोनॉमिक सिस्टम। कह रहा है अगर इनमें से कोई वर्ड यूज़ करना हो अपना, जो वो अमेरिकन सिस्टम को डिनोट करना चाह रहा है, तो वो कौन सा वर्ड इन सब में से यूज़ करेगा? ए विंडमिल, ए वाटरफॉल, ए ट्रेडमिल, ए जायरोस्कोप या फिर बिलोज। तो वो कौन सा वर्ड यूज़ करेगा इनमें से, अगर उसको ये कह दिया जाए कि आप इनमें से क्या वर्ड यूज़ करते हो नए सिस्टम के लिए। ठीक है, देखो उसने क्या वर्ड यूज़ किया था। वो कह रहा था कि एक ना, जो अमेरिकन सिस्टम है ना, वो तो ऐसा है कि जिसके अंदर मतलब एक एक साइकिल सी है, और मतलब जो स्टैंड पे एक एक मतलब स्टैंड के ऊपर साइकिल खड़ी है, और स्टेशनरी मतलब एक व्हील है जो कि घूमता जा रहा है। ठीक है, तो स्टेशनरी व्हील इनमें से कौन सी चीज़ में होता है और जो घूमता रहता है, जिसका कोई एंड नहीं होता? थर्ड ऑप्शन देखो, ट्रेडमिल। ट्रेडमिल क्या होती है? आप उस पर चलते रहते हो, लेकिन कहीं पहुंचते हो क्या? अल्टीमेटली कहीं नहीं पहुंचते। ठीक है, तो यही जो है ना, यही इसका राइट आंसर है, ट्रेडमिल। विंडमिल नहीं हो सकता, विंडमिल की कहीं बात नहीं की उसने। ठीक है, वाटरफॉल, वाटरफॉल भी नहीं हो सकता। ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलेशन आता है वाटरफॉल में, कि वाटरफॉल भी कुछ ऐसा ही होता है कि मतलब आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, लेकिन वो आगे पहुंचते हैं। जो भी चीज़ है वो वाटरफॉल में आगे पहुंचती है। ट्रेडमिल इज़ द राइट आंसर। जायरोस्कोप जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जनरली एंगल वगैरह चीज़ों के, इन सब चीज़ों को देखने के लिए यूज़ होता है। और बिलोज जो वर्ड है, ये वर्ड ये वर्ड टेक्निकल लैंग्वेज में यूज़ होता है। ठीक है, इसका एक्चुअल मीनिंग जो है, बिलो का एक मीनिंग तो ये होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का साउंड होना। ठीक है, और एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसमें से बहुत ज़्यादा एयर पास हो जाती है। ठीक है, बिलोज आप वो हम यूज़ करते हैं ना, फूकनी, फूकनी यूज़ करते हैं घरों में आग जलाने के लिए, तो उसके लिए आप बिलोज वर्ड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज ट्रेडमिल। अगला क्वेश्चन है, इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट वुड्रो विल्सन्स आइडियाज अबाउट द इकोनॉमिक मार्केट। कह रहे हैं वुड्रो विल्सन के इकोनॉमिक मार्केट के बारे में क्या आ, क्या आइडिया थी। ठीक है, तो पढ़ रहे हैं, एनकरेज दोज हु मेक द सिस्टम वर्क। कह रहे उन चीज़ों को
एनकरेज कर रहा है जो सिस्टम को चला रहे हैं। परपिचुएटेड ट्रेडिशनल लीजेंड्स अबाउट अमेरिका। परपिचुएट वर्ड का मतलब होता है कि आगे लेके चलना। तो पुराने वाले लीजेंड्स को अब आगे लेके आना चाह रहा है, कह रहा है कि भाई पुरानी वाली चीज़ें ही चलनी चाहिए, शायद ऐसा ही तो कह रहा है। लेकिन अगले ऑप्शंस और देखते हैं। रिवील द प्रीजुडिसेस ऑफ अ मैन बोर्न वेल्दी। कह रहा है कि एक आदमी जो मतलब वेल्दी पैदा हुआ है वो किस तरह से बायस्ड हो जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। तो खैर ऐसा कहीं पे भी कुछ भी नहीं लिखा है। फिर कह रहा है फोर शेडोड द स्टॉक मार्केट क्रैश। स्टॉक मार्केट क्रैश की तो कहीं बात ही नहीं की। बिगेन अ ट्रेडिशन ऑफ प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन ऑन इकोनॉमिक्स, कोई ऐसी भी बात नहीं की। तो सेकंड ऑप्शन है वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है द पैसेज कंटेन्स इन्फॉर्मेशन दैट वुड आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कह रहे पैसेज के अंदर वो इन्फॉर्मेशन है जिससे हम इनमें से कोई एक क्वेश्चन आंसर, कौन से क्वेश्चंस को हम आंसर कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। व्हाट टेक्निक्स हैव इंडस्ट्रियलिस्ट यूज टू मैनिपुलेट ए फ्री मार्केट। देखो फ्री मार्केट की इसने स्टार्टिंग में बात की थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा कि वो जो है नई चीज़ों को मतलब कैसे वो मैनिपुलेट करते हैं, चेंज करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, ऐसी तो कहीं भी बात नहीं की। ठीक है, अगला देखो। इन व्हाट वेज आर न्यू वर्ल्ड एंड ओल्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज सिमिलर। देखो वैसे तो अगर आप ध्यान से देखो ना तो पॉलिसीज़ की सिमिलैरिटी की बात नहीं की, पॉलिसीज़ के कॉन्ट्रास्ट की बात की है। तो ये भी कहीं ना कहीं आंसर शायद नहीं होना चाहिए। बाकी अगला क्वेश्चन और देखते हैं। हैज़ इकोनॉमिक पॉलिसी इन द यूनाइटेड स्टेट्स टेंडेड टू रिवार्ड इंडिपेंडेंट एक्शन। कह रहे कि क्या इकोनॉमिक पॉलिसी जो यूनाइटेड स्टेट्स की है वो इंडिपेंडेंट एक्शन को रिवार्ड करती है या नहीं। ये तो इस चीज़ के बारे में तो इसने लिखा था। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन जो है उसका आंसर हमें मिल रहा है। ऑप्शन देखो थर्ड और फिफ्थ जो है उसमें दोनों में थर्ड ऑप्शन आ रहा है, थर्ड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली। तो सेकंड ऑप्शन जो था कहीं ना कहीं कहीं भी नहीं था, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेसेस द ऑथर्स मेन पॉइंट। कह रहा है ऑथर का मेन पॉइंट क्या था। वही मेन पॉइंट तो पता ही है कि वो अमेरिकन सिस्टम को कहीं ना कहीं गलत बता रहा है। ठीक है, देखते हैं। अमेरिकन्स प्राइड इन देयर जॉब्स कंटिन्यूज टू गिव देम स्टेमिना टुडे। अमेरिकन्स का प्राइड जो है जॉब्स के अंदर, अमेरिकन्स जॉब्स के अंदर तो प्राइड करते ही नहीं, तो कुछ ऐसा तो लिखा ही नहीं, बल्कि वो तो इसके फेवर में नहीं इसके अगेंस्ट था। द एब्सेंस ऑफ अ स्टेटस क्वो एंटे हैज़ अंडरमाइंड यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बात इसने लिखी ज़रूर है, ठीक है, लेकिन ऑथर ने इस चीज़ के बारे में पूरा पैसेज नहीं दिया है। मेन पॉइंट ये नहीं है। द फ्री एंटरप्राइज सिस्टम हैज़ बीन ओनली ए यूजलेस कंसेप्ट। यूजलेस कंसेप्ट थोड़ी बताया। ठीक है, वो तो उसने तो बल्कि ये कहा था कि इसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स निकल के भी आए हैं, स्टार्टिंग में लिखा था। तो ये भी नहीं हो सकता। द मिथ ऑफ द अमेरिकन फ्री एंटरप्राइज सिस्टम इज सीरियसली फ्लॉड। कह रहे जो अमेरिका का जो फ्री एंटरप्राइज सिस्टम वाला जो मिथ है ना, इनके दिमाग में जो गलत फहमी है, उसमें तो बहुत सारी कमियां हैं। यस, शायद ये ऑप्शन हो सकता है। अगला और देखो। फैसिनेशन विद द आइडियल ऑफ ओपननेस हैज़ मेड अमेरिकन्स ए प्रोग्रेसिव पीपल। कह रहा है कि जो इनका फैसिनेशन है उस आइडियल के लिए, ओपननेस के लिए, उन्होंने अमेरिकन्स को एक प्रोग्रेसिव पीपल बना दिया। प्रोग्रेसिव तो ये कह ही नहीं रहा, ये तो बल्कि ये कह रहा है कि ये तो प्रोग्रेसिव है ही नहीं। ठीक है ना, तो अल्टीमेटली ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। ठीक है, और नहीं हो सकता, फोर्थ ऑप्शन जो है वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है। तो अल्टीमेटली पैसेज वाज इजी। आई विल नॉट से दिस कि पैसेज इजी था। पैसेज वाज लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट नहीं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं कहूँगा, लिटिल बिट इट वाज डिफ़िकल्ट। लेकिन वही है, थोड़ा सा अगर ध्यान से देखो ना तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। 10th क्वेश्चन देखो। 10th क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें ना एरर था। इन 2015 ए पाइपलाइन ओन्ड बाय प्लेन्स ऑल अमेरिकन पाइपलाइन, ये नाम है, कोई कंपनी वगैरह कुछ भी होगा,
स्प्रंग ए लीक। देखो स्प्रंग जो वर्ड है ना, स्प्रंग जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्प्रैंग, स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रंग, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना यूज नहीं होती अगर वो वर्ब का काम कर रही है तो। एडजेक्टिव का काम कर रही है तो कैसी मर्जी यूज हो जाए, लेकिन अगर वर्ब का काम कर रही है तो विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी। अब यहाँ पे स्प्रंग आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, हमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड में हमारे एरर है, या तो ये होना चाहिए हैज स्प्रंग, हैड स्प्रंग, या डायरेक्ट स्प्रैंग होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। इससे ज़्यादा हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका जो क्लोज टेस्ट था दैट वाज इजी। ये 21 से 25 तक क्वेश्चन भी इजी थे। अभी हम ये 26 से 30 तक वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चंस जो थे कहीं ना कहीं फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। दिया क्या है कि एक वर्ड ऊपर लिखा है, जैसे 26 में बेस्ट लिखा है और 5 सेंटेंसेस में बेस्ट को यूज़ किया गया है। हमें वो सेंटेंस चूज़ करना है जहाँ पे इसका यूसेज गलत है, एरर ही है एक तरह से, ठीक है। देखते हैं। कह रहे चर्चिल वॉज वन ऑफ द बेस्ट ओरेटर्स ऑफ हिज टाइम। ओरेटर जो वर्ड होता है ये होता है स्पीकर, तो चर्चिल जो था ना अपने टाइम का बेस्ट ओरेटर्स में से एक था। इट इज़ द बेस्ट मैन्युफैक्चर्ड लोकली एज रॉ मटेरियल्स आर अवेलेबल हेयर। कह रहे ये ना बेस्ट मैन्युफैक्चर यहीं किया जा सकता है क्योंकि रॉ मटेरियल्स यहीं पे अवेलेबल हैं। इस सेंटेंस में एरर है। वो एरर क्या है, देखो हम ना सुपरलेटिव डिग्री देखते हैं और हम ये देखते हैं कि उसके साथ दा लगा है या नहीं लगा। बिल्कुल सही देखते हो कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा आता है, लेकिन दा लगने से पहले दा के साथ कोई नाउन भी तो होना चाहिए। इट इज़ द बेस्ट मैन्युफैक्चर्ड लोकली, या तो बेस्ट खुद नाउन का काम कर देता है। अब देखो बेस्ट मैन्युफैक्चर्ड लगाया, मैन्युफैक्चर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव और बेस्ट मैन्युफैक्चर्ड उसकी सुपरलेटिव डिग्री हो गई, लेकिन उसके आगे कोई नाउन नहीं लगा है। बेस्ट मैन्युफैक्चर्ड लोकली, लोकली तो एक एडजंक्ट है, नाउन नहीं है, ठीक है। तो दा जो यूज़ हो रहा है ये बेस्ट के लिए यूज़ हो रहा है, लेकिन बेस्ट के बाद कोई नाउन होता तो यूज़ होता, यहाँ पे दा की ज़रूरत नहीं है। यही सेंटेंस में एरर था। अगले वाले सेंटेंसेज और देखते हैं। पहले द टीम दैट प्लेड बेस्ट वॉन द ट्रॉफी। अब देखो यहाँ पे बेस्ट जो है ये एडवर्ब का काम कर गया। द टीम दैट प्लेड बेस्ट, जिसने बेस्ट खेला, वॉन द ट्रॉफी, यहाँ पे भी द की जरूरत नहीं थी। हिज अंकल हैज़ डन हिज बेस्ट। अब देखो यहाँ पे बेस्ट से पहले पोजेशन यूज हो गया। सुपरलेटिव डिग्री से पहले जब भी पोजेशन आ जाए तो वहाँ पे भी आपको द की ज़रूरत नहीं होती, तो ये भी ऑप्शन ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट आई कैन ऑफर। अब ये देखो द बेस्ट, बेस्ट जो है ना ये कहीं ना कहीं नाउन का ही काम कर रहा है यहाँ पे, तो दिस इज़ द बेस्ट आई कैन ऑफर यू इन द प्रेजेंट कंडीशन। तो सेकंड ऑप्शन जो था उसमें प्रॉब्लम थी, वहाँ पे दा की ज़रूरत नहीं है, वही हमारा आंसर है। नेक्स्ट इज ब्रेक। ब्रेक की इन्होंने फ्रेजल वर्ब्स यूज़ किए हैं। देखो क्या लिख रहा है, देर इज़ नो टाइम टू ब्रेक इन द न्यू रिक्रूट। ब्रेक इन जो वर्ड होता है ना इसका मतलब होता है कि किसी को इंटरप्ट करना, कोई बोल रहा हो उसको क्या करना, बीच में रोकना। तो कह रहा है देर वॉज नो टाइम, कह रहा है कोई टाइम था ही नहीं उस टाइम पे टू ब्रेक इन द न्यू रिक्रूट, ठीक है। फिर कह रहा है द थीस ब्रोक इनटू द हाउस। ब्रोक इनटू जो फ्रेजल वर्ब है इसका मतलब होता है चोरी छुपे किसी की बिल्डिंग में घुस जाना। ब्रोक इनटू द बैंक, ब्रोक इनटू द हाउस, ठीक है। एंड स्टोर सेवरेबल सेवरल वैल्यूएबल्स। एक्चुअल में स्टोर नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए स्टॉल, ठीक है। बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें उन्होंने चुरा ली, तो स्टॉल होगा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में, ठीक है। फिर कह रहा है द फोर ड्रेडेड क्रिमिनल्स ट्राइड टू ब्रेक आउट ऑफ द जेल। फोर ड्रेडेड, ड्रेडेड का मतलब होता है जो जिनसे सारे डरते हों, ठीक है। उन्होंने क्या करने की कोशिश की, जेल से बाहर आने की कोशिश की, बाहर भागने की। ब्रेकआउट का मतलब ही होता है टू एस्केप फ्रॉम प्रिजन, ये सेंटेंस भी ठीक है। शी ब्रोक आउट ऑन सीइंग हर, तो वो ब्रोक आउट हो गई उसकी मदर की डेड बॉडी देखने के बाद।
अपनी मदर की डेड बॉडी देखने के बाद बच के निकल गई, एस्केप हो गई प्रिजन से। अभी ब्रेकआउट हमने सीखा, यहाँ पे ब्रोकआउट की जगह यहाँ होना चाहिए ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन का मतलब होता है फूट फूट के रोना, तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगी। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर था। अगला ऑप्शन और देख लो। वैसे वी ट्राइड टू ब्रेक द आइस बिटवीन देम बट फेल्ड। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, टू मेक पीपल फील मोर कंफर्टेबल विद ईच अदर। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी ठीक था। तो फोर्थ इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन गार्ड वर्ड है, गार्ड के यूसेज देखने हैं। पुलिस आर अर्जिंग पीपल टू बी ऑन देयर गार्ड, टू बी ऑन देयर गार्ड, टू बी ऑन समबडीज गार्ड। इसका मतलब होता है टू बी वेरी, टू बी केयरफुल। ठीक है, तो पुलिस जो है ना लोगों से आग्रह कर रही है कि भाई आप ना पिक पॉकेट्स के अगेंस्ट जो है जेब कतरों से सावधान रहो। फिर कह रहा है इट इज एलेज्ड दैट द अंडर ट्रायल्स एस्केप्ड बिकॉज द वार्डन लेट हिज गार्ड स्लिप। ठीक है, लेट हिज गार्ड स्लिप का मतलब होता है कि थोड़ा सा अनकेयरफुल हो जाना। कह रहे इट इज़ अलेज दैट, इसके अलेज किया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि अ, जो अंडर ट्रायल्स थे वो एस्केप हो गए, वो भाग गए। अंडर ट्रायल्स होते हैं जो हवालाती होते हैं, जिनके ऊपर केस चल रहे होते हैं। बिकॉज द वार्डन लेट हिज गार्ड स्लिप, क्योंकि वो ना थोड़ा सा अनकेयरफुल हो गया था। मतलब वो दिखा रहा था कि भाई मैं ध्यान नहीं दे रहा, तुम भाग जाओ। कहीं ना कहीं वो मिला हुआ था, कुछ ऐसी सेंस होती है। शी वॉज कॉट ऑफ गार्ड बाय द टीचर। देखो, ऑफ गार्ड जो है ना आ, वो OFF ऑफ गार्ड होता है, और इसका मतलब होता है कि नॉट केयरफुल। तो वो टीचर ने उसको पकड़ लिया जब वो केयरफुल नहीं था। फिर क्या कह रहा है, सेवरल डॉग्स गार्ड हिज ह्यूज मैंसन। मैंसन जो वर्ड है ये बिल्डिंग हवेली के लिए यूज़ होता है। तो कह रहा है कि बहुत सारे कुत्ते उसकी मैंसन की रखवाली करते हैं। और आगे लिख रहा है गार्ड योर स्पीच। गार्ड योर स्पीच तो सिंपल हो जाता है अपनी लैंग्वेज पे थोड़ा सा ध्यान देना, और यू विल रिग्रेट लेटर। फिर अगला क्वेश्चन है रूट्स। तो 28th जो क्वेश्चन था उसके अंदर थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर था। फिर लिख रहा है रूट्स, रूट्स वर्ड को यूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन है इट इज हार्टनिंग टू नोट दैट द इंडियंस रेसिडेंट्स अब्रोड हैव नॉट फॉरगॉटन देयर रूट्स। तो कह रहा है ये बड़ी मतलब दिल को छू जाने वाली बात है कि इंडियंस जो हमारे अब्रोड में रहते हैं वो अपनी रूट्स को भूले नहीं हैं, मतलब अपनी जड़ों को भूले नहीं हैं, यानी कि अपने संस्कारों को भूले नहीं हैं। फिर कह रहा है द क्राउड रूट्स फॉर द लोकल टीम एवरी टाइम। जो क्राउड है, रूट फॉर का मतलब होता है किसी की साइड लेना। ठीक है, यहाँ पे हुट्स भी यूज़ हो सकता था, रूट्स भी यूज़ हो सकता था। रूट्स फॉर का मीनिंग हो जाता है टेक साइड। तो लोकल टीम की हमेशा ही साइड लेती है टीम, जो भी क्राउड होती है। द गवर्नमेंट इज टेकिंग सेवरल स्टेप्स टू रूट आउट करप्शन। रूट आउट करप्शन का मतलब होता है बाहर निकालना। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है ना सेवरल स्टेप ले रही है करप्शन को बाहर निकालने के। ठीक है, द सुपर गेट रिड ऑफ हो जाता है, द सुपर स्ट्रक्चर वॉज ब्रोड डाउन रूट्स एंड ब्रांचेस बाय द बुलडोजर। कह रहे हैं जो सुपर स्ट्रक्चर बना हुआ था ना उसको गिरा दिया बाय रूट्स एंड ब्रांचेस। रूट्स एंड ब्रांचेस नहीं होता, रूट एंड ब्रांच होता है, जिसका मतलब होता है कंप्लीटली। जो सुपर स्ट्रक्चर बना हुआ था उसको कंप्लीटली उतार दिया गया, तोड़ दिया गया बुलडोजर के द्वारा। तो रूट एंड ब्रांच होना चाहिए, ना कि रूट्स एंड ब्रांचेस। इसी ऑप्शन में आ रहा था, फोर्थ ऑप्शन में यही आंसर है। अगला और देख लो, इफ़ योर रूट्स आर स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे जो रूट्स हैं ये सेंस वही यूज़ होती है कि भाई अगर आपकी लाइक बेस मजबूत है, नो बडी कैन अपरूट यू। अपरूट का मतलब हो जाता है जड़ से उखाड़ फेंकना। तो नो बडी कैन अपरूट यू राइट फ्रॉम योर पोजिशन। अगला क्वेश्चन है राइट। राइट वर्ड का हमें यूसेज देखना है। कह रहे वी वर मोरली राइट सो वी वर नॉट स्केयर्ड ऑफ द कंसिक्वेंसी। कह रहे हैं कि हम मॉरली बिल्कुल करेक्ट थे, नैतिकता के वे में, तो हम कॉन्सिक्वेंसेस से डर नहीं रहे थे। ठीक है, फिर क्या लिख रहा है, दीज स्टूडेंट्स शुड हैव गोट एडमिशन
these students should have got admission into colleges by rights। कह रहे हैं इन स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाना चाहिए था इनटू कॉलेजेस बाय राइट्स, उनके राइट्स के थ्रू इनको क्या मिल जाना चाहिए था, एडमिशन मिल जाना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ भी राइट ठीक है, राइट जो है यहाँ अधिकार की सेंस में यूज हो रहा है। फिर लिख रहा है शी इज विद इन हर राइट्स टू क्वेश्चन द अथॉरिटीज। विद इन हर राइट्स वही, मतलब वो अपने अधिकारों को प्रॉपरली यूज कर रही है टू क्वेश्चन द अथॉरिटीज, कि अथॉरिटीज को प्रॉपरली यूज कर रही है अपने राइट्स को प्रॉपरली यूज कर रही है अगर वो अथॉरिटीज को क्या करना चाह रही है, क्वेश्चन करना चाह रही है। तो ये भी ठीक है ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है ही डजंट नो व्हाट इज राइट। सिंपल सा सेंटेंस था इसका, तो कह रहे कि उसको पता ही नहीं कि क्या ठीक चीज़ ठीक है। तो चारों ऑप्शन ठीक थे, तो यानी कि आंसर जो मिलना चाहिए वो कहाँ मिलना चाहिए, पांचवें ऑप्शन में ही मिलना चाहिए। पांचवा ऑप्शन है ही इज ऑन द राइट व्हेन ही सेज दैट इट वाज अ हेस्टी डिसीजन। हेस्टी होता है जल्दबाजी में, एक्चुअल में ऑन द राइट नहीं होता, इन द राइट होता है। इसका मतलब होता है कि ऐसे बिहेव करना विच इज़ लीगली और मॉरली राइट। ठीक है, मैं कहूँ कि आई एम इन द राइट, इसका मतलब यही होता है कि भाई मैंने, मेरा जो बिहेवियर है ना दैट इज़ टोटली करेक्ट। तो ऑन द राइट यूज़ नहीं होता, इन द राइट यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन द राइट की जगह इन द राइट चाहिए था फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर। तो बस इतना था। अल्टीमेटली टेस्ट जो था, यस मानता हूँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, बट थोड़ा सा लॉजिकल वे में चल के टेस्ट में 10-12 नंबर तो बहुत इजीली फेच किए जा सकते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।